ध्यान दीजिए, हम लोग आज इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। जो क्लास 10 में लेसन 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसके एक झलक पहले हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को देख लें, उसके बाद सब्जेक्टिव की ओर ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्टिव में आपका जो क्वेश्चन कह रहा है उसके बारे में देखें क्या कह रहा है। ठीक है, तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो लिखेंगे कंबोडिया, क्या क्या आता है? लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? कोलोन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? नरोत्तम सिंह कहाँ के शासक थे? इंडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। और किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक थे। कैसा था? क्रांतिकारी धार्मिक। अब देखिए, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने किसका निर्माण करवाया? अंकोर वाट मंदिर का। किसका निर्माण? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा सूर्यवर्मा कितने शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि 12वीं शताब्दी में अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? और इसी प्रकार से अगर आपको कह दिया जाए कि राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कितनी शताब्दी में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया? 12वीं शताब्दी में। अब इस समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया। समझौता ने। अच्छा, हिंद हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? क्या? अब देखिए, वियेन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया? फ्रांस हार गया था। नहीं, अफगानी दल के संस्थापक कौन थे? जॉन ग्वेन आई। अब देखिए, इतना आप लिख करके दिखा सकते हैं? एक झलक में लिख के दिखाइए, तब हम इसका आदि लघु और लघु सारा कर देंगे। देखिए, आप लोग ऑब्जेक्टिव तो लिख के दिखाए जो जहाँ हुआ, ठीक है, और जो कमी है उसको अच्छी तरह से याद कीजिए। ठीक है, अब बात आती है अति लघु की बात। अति लघु में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? ठीक है, ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था जो थी यह एक प्रकार का जो है बंधुआ मजदूर था। ठीक है, जिसमें से मजदूर का कोई अधिकार नहीं था। सारा अधिकार किसानों के पास होता था, मालिक के पास होता था। काम भी अधिक करवाते थे, मजदूरी भी उचित नहीं मिलती थी,
यहाँ तक कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में आजकल के युग में 10 कठिया नाम सुना होगा, कुछ दिन पहले था 10 कठिया। सुने। वो क्या होते थे कि मजदूर उस किसान के यहाँ काम करते थे, उसके बदले में 10 कट्ठा जमीन दे देता था मजदूर को खेती करने के लिए कि तुम खेती करके इसमें उपजा करके अपना खाना, उसका कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन उसके बदले में उस मजदूर को सब दिन जब किसान को जरूरत होती थी, 10 बजे रात की, सुबह कड़ाके की ठंड हो या कड़ाके की गर्मी हो, जिस समय वह किसान को जरूरत होती थी उस समय में वह अधिकार समझता था, उस समय में उसको बुला लेता था और काम करना पड़ जाता था। और एक निर्धारित मजदूरी दी जाती थी, ये नहीं कि जो मजदूरी की राशि है वो दी जाए, ऐसा नहीं होता था। ऐसी बातें थी एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में। अर्थात आप लिख सकते हैं कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक प्रकार का बंधुआ मजदूर था, जिसके अंतर्गत मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, उसे उचित मजदूरी नहीं मिलती थी और सारा अधिकार किसानों के पास होता था, अर्थात मालिकों के पास होता था, और वह अपने मनमानी ढंग से उनसे काम करवाया करते थे। क्या नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे? बिल्कुल इतिहास आसान है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक प्रकार की बंधुआ मजदूर है, ठीक है, जिसके अंतर्गत मजदूर को अधिक काम करना पड़ता था। मजदूर के पास कोई अधिकार नहीं होती थी, सारा अधिकार मालिक के पास होता था। क्या नहीं लिख सकते हैं? लघु है तो ढेर लिखना भी नहीं है, 2-3 लाइन लिखना है, क्या हो जाएगा? अब दूसरा 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बाओदाई कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, बाओदाई जो था वह अन्नाम का राजा था। कहाँ का राजा था? अन्नाम का राजा था। बिल्कुल एक लाइन तो ये आसान से लिख लेंगे कि बाओदाई अन्नाम का राजा था, कहीं कोई दिक्कत है? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 1945 ईस्वी में वियतनाम गणराज्य बन गया, और वह गणराज्य बन जाने के कारण से 25 अगस्त 1945 ईस्वी को इन्होंने अपना राज गद्दी छोड़ दिया, राज सिंहासन को छोड़ दिया और फ्रांस में जाकर के नहीं, लंदन में जाकर के बस गए थे। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है। बाओदाई बिल्कुल आसान सी बात है। बाओदाई कौन था? बाओदाई जो है एक नाम का राजा था, ठीक है, और 1945 की बात है, जब वियतनाम में गणराज्य घोषित हो गया तो उस समय में उन्होंने वहां छोड़ करके अपना राज सिंहासन, ये 25 अगस्त 1945 ईस्वी को अपना राज सिंहासन का काम छोड़ दिया, राज सिंहासन छोड़ दिया और लंदन में जाकर के बस गए। और तब क्या हुआ कि फ्रांस के जो राजा थे उन्होंने दक्षिणी वियतनाम का जो है एक राज वहां के शासक बना दिया। बस यही लिखना है, नहीं लिख सकते? आसान से कहानी समझो, कहानी सुनो, कुछ नहीं है इतिहास। मतलब बीता हुआ बात की बात हम लोग चर्चा करते हैं। क्या हुआ? देहाती भाषा में नहीं ऐसे होता है, देहाती भाषा में कि अन्नाम रो राजा झले बाओदाई, ठीक, जब बाओदाई अन्नाम रो राजा झले तो 1945 ईस्वी के बाद चले कि तखनी वहां वियतनाम में एक गणराज्य घोषित हो गए। हिनका कुछ खराब लगले बाओदाई का, हिनी वहां राज सिंहासन का छोड़ी दल के और लंदन में जाके बसी गए। लंदन में जब बसी गए तो वहां लंदन में बसी गए। लंदन में बसलार बाद वहां
फ्रांस के जे राजा छले वह न दक्षिणी क्षेत्र जो वियतनाम छले वहां को शासक घोषित कर देलकै, शासक बना देलकै। की कोई दिक्कत लिख लो? यस सर। एक बार लिखित भाषा में ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। कि बाओ दाई अन्नाम का राजा था 1945 ईस्वी में, जब वियतनाम गणराज्य घोषित हो गया या गणराज्य बन गया, तो बाओ दाई 25 अगस्त 1945 ईस्वी में लंदन चले गए। ठीक है, राज सिंहासन छोड़ करके लंदन में जाकर के बस गए और वहां कुछ दिन रहने के बाद वहां के जो शासक थे, फ्रांस के शासक ने उन्हें जो है दक्षिणी वियतनाम का एक शासक बना दिया। क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर। लिख लेंगे? यस सर। बोलिए तो क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3। हिंद चीन का अर्थ क्या है? बिल्कुल आसान सी बात है। हिंद चीन का अर्थ देखिए क्या है कि हिंद चीन का तात्पर्य होता है अभी जो मौजूद है, ठीक है, यह छोड़ दीजिए। हिंद चीन का अर्थ होता था जो लक्षद्वीप है ना, तो लक्षद्वीप के 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र। हाँ, हिंद चीन का अर्थ होता है कि लक्षद्वीप के 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, जहाँ की जिसमें जो है आज का वियतनाम आता है, लाओस आता है, वियतनाम और लाओस, ठीक है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया उस क्षेत्र में आ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? और उनकी उत्तरी सीमा में म्यांमार है, ठीक है, और चीन है। कोई दिक्कत? याद रहेगा? बिल्कुल आसान से लिखेंगे कि हिंद चीन का अर्थ क्या है। तो हिंद चीन का अर्थ है लक्षद्वीप के ऐसे क्षेत्र जो 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है। ठीक है, जो कि आज के क्षेत्र में हुए क्षेत्र लाओस, कंबोडिया और वियतनाम है, जो कौन क्षेत्र को? उत्तरी क्षेत्र को, वह चीन और म्यांमार को छूते हैं। कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसान से। देहाती भाषा में ना वैसा रही जी याद, तो बिल्कुल इतना का याद रखना भाई कि 2 लक्षद्वीप है नी, तो लक्षद्वीप रो 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर रो आसपास रो क्षेत्र, जहाँ की आज के युग में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम मौजूद है, और साथ में कि अखनी जे है से चीन का और म्यांमार का उत्तरी क्षेत्र में छोड़। कोई दिक्कत? एक बार और, हिंद चीन का अर्थ है लक्षद्वीप का 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। ठीक है, जिसमें से आज के युग में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं। ठीक है, जो उत्तरी सीमा को म्यांमार एवं चीन को छूते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? हिंद चीन का अर्थ बता देंगे? बोलिए तो क्या? इसकी उत्तरी कोई दिक्कत? अब देखिए कहता है कि जनेवा समझौता से, जनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ क्या था कि जनेवा समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी।
उनसे बातचीत करने के लिए, वार्ता करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है। और सम्मेलन जब बुलाया गया था जिसमें से जनेवा, जिसको यानी कि जो देखिए 1954 ईस्वी में हिंद चीन की वार्ता के लिए एक सम्मेलन बुलाया, ठीक। तो इसी जो यह जो सम्मेलन बुलाया ना, इसी को कहा गया जनेवा समझौता, ठीक। और यह जनेवा समझौता लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के बीच हुआ था सर। और यही जनेवा समझौता ने ही जो वियतनाम था उसको दो भाग में बांट दिया था, एक दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी, ठीक है। समझ में आया कि जनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1954 ईस्वी में हिंद चीन की वार्ता के लिए एक सम्मेलन बुलाई गई थी। उस सम्मेलन में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम है, जिसने कि पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था, एक दक्षिणी वियतनाम, दूसरा उत्तरी वियतनाम। इतने सा लिखना ज्यादा नहीं, कोई दिक्कत। अब बात आती है कि हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ आंदोलन कौन सी था, इसके बारे में हम लोगों को लिखना है। हुआ आंदोलन क्या था? एक बौद्धिक धार्मिक आंदोलन था, ठीक है। हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन, याद रहेगा कि हुआ आंदोलन एक बौद्धिक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। कौन सी? और जो कि स्टार्ट हुआ था 1939 ईस्वी में। कब? 1939 ईस्वी में। और इसका जो नेता था वह था हुन फूसो। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान कि हुआ आंदोलन, देखिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान से। हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में 1939 ईस्वी में आरंभ हुआ था। इसके नेता थे कौन? फूसो, ठीक है। तो आप लिख ही सकते हैं। अब उसमें से और थोड़ा सा कर देना है कि यह क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम दिया। यह क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम दिया, ठीक है। और एक लाइन अगर जोड़ना चाहेंगे तो जिसमें से आत्मदाह तक भी शामिल, जिसमें कि आत्मदाह तक भी शामिल होता। बस हो गया, कहीं कोई दिक्कत है? देखो हुआ आंदोलन क्या, इसे क्या तात्पर्य, आप क्या समझते हैं? इसलिए ये चर्चा करें, हुआ आंदोलन की चर्चा करें तो हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, ठीक है। हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में आरंभ हुआ था। इसके नेता वेन फूसो थे। इस आंदोलन में अग्रवादियों को भी अंजाम दिया था, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? इस आंदोलन में आत्मदाह तक भी शामिल था। कोई दिक्कत? लिख लेंगे। आपका इसी बात पर अति लघु समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब लघु की बात आती है।